हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ राघव सर। आप लोगों को शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन मदना के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए अंग्रेजी अनुवाद का क्लास। हमने जो कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट के लिए जो टारगेट लिया था वह तो हम पूरा समय से पूरा कर देंगे, लेकिन हमारे पास कुछ तकनीकी खराबी आ गया था, जिसके कारण हम अपने वीडियो को जल्दी जल्दी अपलोड नहीं कर पा रहे थे, समय से अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये परेशानी अब बहुत हद तक कम हो चुका है और हम देख रहे हैं कि हमने जो टारगेट लिया था उसको तो हम फुलफिल कर देंगे समय से, लेकिन आप लोगों को अभ्यास कराने के लिए मेरे पास समय नहीं बचेगा अगर हम अपने शेड्यूल के अनुकूल ही वीडियो को अपलोड करते हैं। इसलिए हमने फैसला लिया है कि अब आप लोगों को कल से हमारे अंग्रेजी अनुवाद का क्लास प्रत्येक दिन मिलेगा, ताकि हम आप लोगों को कॉन्टेस्ट ऑफ टारगेट के लिए जो टारगेट लिया है, जो प्रश्न पूछेंगे उस पर आधारित प्रश्नों को हम अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें। तो बच्चों, आप लोग हमारे वीडियो को इसी तरह से देखते रहिएगा और पसंद आवे तो लाइक करते रहिएगा। बच्चों, हम अपने चैनल को नया स्थापित किया है, यह इसलिए इसमें बहुत सारे शुरुआत में परेशानी होता है और हमें भी परेशानी आया है। हमने उसको बहुत हद तक फेस भी कर लिया है और आप लोगों का जो स्नेह मिला है, आप लोगों ने जो हमारे वीडियो को लाइक किया है, इससे हम उत्साहित होकर हम अपने चैनल से ITI पॉलिटेक्निक और अन्य तरह के क्लास को लेके आए हैं और वो उस सब का भी शेड्यूल अब जारी हो जाएगा। अभी भी हमारे पास कुछ तकनीकी परेशानी है जिसको हम फेस कर रहे हैं और आशा करते हैं कि बहुत जल्द उस पर हम कामयाबी पा लेंगे। अगर आप लोग का इसी तरह से सहयोग मिलता रहेगा, आप लोग इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक करते रहिएगा और जो सब्सक्राइब करते रहिएगा, तो हम निश्चित तौर पे हम उत्साहित होके आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आवे तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जो हमारी वीडियो है उन तक पहुंचे और वो लाभान्वित हो। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को लेके आए हैं अंग्रेजी अनुवाद में इज, आर, एम, वाज, वेयर और शैल विल का प्रयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे उस और कैसे उसमें पहचानते हैं कि इसमें किस चीज़ का प्रयोग होगा, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले देखते हैं टेंस। टेंस के बारे में हम लोग यहाँ पर बहुत कम चीज़ को पढ़ेंगे। टेंस के प्रकार के बारे में हम अगले ग्रामर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेशन को बनाने के लिए टेंस का थोड़ा जिक्र करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम उसी आधार पर आप लोगों को इज, आर, एम, वाज, वेयर और शैल विल का प्रयोग बताएंगे। तो टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस मीन्स होता है काल। ये काल क्या है? कहता है कि कोई भी वाक्य जो दिया हुआ है, जो आप बोल रहे हो, उससे किस समय का बोध हो रहा है, यानी उसमें जो आप क्रिया है, जो काम हो रहा है, वह काम किस समय का है, अभी का है या पहले का है या बाद का है, उसके स्थिति को यही काल बताता है। तो काल जो है एक तरह से समय बोधक है और वो किस समय या स्थिति का बोध कराता है, यानी जो काम हो रहा है, जो कार्य व्यापार चल रहा है, वह किस समय का है, या आपने जो वाक्य बोला है वह किस समय के में है, उसकी स्थिति क्या है, उसको बताता है। जैसे इस आधार पर काल को 3 भागों में बांटा गया है। काल को कितने भागों में बांटा गया है? टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में होता है भूतकाल। दूसरा है प्रेजेंट टेंस, जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल।
और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। जिसको कहते हैं भविष्यत काल। बच्चों या इसको ऐसे समझो, अभी जो आप लोग जी रहे हो, अभी जो आप जिस समय में हो, वह उसको क्या मान लेते हैं, बीच में। और वैसे भी वो बीच में है, क्योंकि हम लोग जिस समय में है वह आज का दिन क्या हुआ, वर्तमान काल में हुआ। और आज से पहले अभी से पहले जो काम हुआ है वो किस में आ गया, बैक में आ गया, वो आ गया पास्ट टेंस में। और अभी के बाद जो भी काम होगा वो क्या होता है, भविष्य में होता है, यानी उसको भविष्यत काल में कहते हैं। यानी जिस चीज से, जिस समय से अभी हम फेस कर रहे हैं, जो हमारे सामने में है जो समय, वह समय वर्तमान काल हुआ। जो समय हमने बिता दिया है, हमने पीछे जिसको छोड़ दिया है, वही भूतकाल होता है। और जिसको समय को हमने नहीं देखा है, जो हमारे सामने आने वाला है, आगे है, जिसको हम अभी देखे नहीं, सिर्फ अनुमान लगाते हैं, वही होता है भविष्यत काल। जैसे अभी आप जो भी कर रहे हैं कि मैं धनी हूं, तो आप अभी धनी हो, वह गरीब है, वह अभी के समय में गरीब है, तो क्या हो गया, वर्तमान काल में हो गया। और कहते हैं वह धनी था, वह धनी था, अभी नहीं है, पहले था। हो सकता है अभी भी हो और नहीं हो, उससे नहीं मतलब, वह पहले था। तो जो पूर्व के समय का बोध कराता है तो वो पास्ट काल में होगा। और वह धनी होगा, वह धनी बनेगा, वह ईमानदार होगा। तो वो क्या है, उसके बारे में हम अनुमान ही करते हैं, उसके बारे में हम यह कल्पना ही करते हैं कि ऐसा हो सकता है, होगा। तो जो आने वाले समय को इंगित करता है वह भविष्यत काल होता है। जो अभी के हमारे सामने में जो समय है, जो हम अभी के समय में जो बात कर रहे हैं, वो वर्तमान काल है। और जो पहले वाला था वही भूतकाल था। तो बच्चों, हम देखते हैं कि हम कैसे पहचान लेंगे कि कौन सा वर्तमान काल में है, कौन सा भूतकाल में है और कौन सा भविष्य काल में है। तो देखो बच्चों, जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी, समान रूप से आपको था, थे, थी, या, ये सब लगा रहता है, तो आप उसको कहोगे कि वह भूतकाल में है। जिस वाक्य के अंत में आपको हैं, हूं या है, ये लगा रहता है, हूं, हैं, अगर यह लगा हुआ है तो आप समझ जाओगे वह प्रेजेंट टेंस में है। और जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी ऐसा लगा हो तो आप समझोगे कि वह भविष्यत काल में है। वह खाएगा, वह जाएगा, वह ईमानदार होगा, सब में क्या है, गा, गे, गी लगा हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि भविष्यत काल में है। तो बच्चों, हम यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहे हैं ईज, आर, एम और वाज, वेयर, इस सब का प्रयोग। तो ईज से होता है, आर है, और एम का अर्थ होता है हूं। उसी तरह से वाज का अर्थ होता है था, थे, थी। वेयर का भी वो अर्थ होता है था, थे, थी। और शैल और विल दोनों का अर्थ होता है गागे में। आप लोग देख रहे हैं कि वाज और वेयर से था, थे, थी का बोध होता है। ईज का अर्थ होता है, आर का होता है, यानी ये पुल्डल में उपयोग होता है, और एम होता है हूं। वहीं पर शैल और विल का प्रयोग बोध होता है गागे गी से। तो बच्चों,
हम अब बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इज का प्रयोग कहाँ होगा, आर का प्रयोग कहाँ होगा, एम का प्रयोग कहाँ होगा। अगर कोई वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो, यानी जिस वाक्य के अंत में हैं, हूँ या है लगा हुआ हो, तो उस वाक्य में इज आर एम में से कोई एक का प्रयोग होगा। तो भाई इज आर एम तीनों का प्रयोग होगा वर्तमान काल में, लेकिन कहाँ किसका प्रयोग होगा उसको हम देखें। तो जब आपका सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ एम का प्रयोग होगा। बच्चों ये जो आप देख रहे हो वाज वेयर इज आर एम शैल विल, इसको तो आपने पहले वर्ग में पढ़ चुका है कि उसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और आपने ये भी सीखा होगा कि वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के अनुकूल होता है, न कि अदर वर्ड के। कोई भी सेंटेंस है तो आपका सब्जेक्ट, उस वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा उसी के आधार पर उसका वर्ब तय होता है, उसका ऑब्जेक्ट तय होता है। तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट में, किसी वाक्य के सब्जेक्ट में हो आई हूँ, मैं, आई अगर रहता है तो उसके साथ, आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है। जहां आई रहेगा तो वहां पर एम किसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होता है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है कि वह प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, यानी उसके अंत में है, हूँ, है लगा हो, तब आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा। चलिए अब इज का प्रयोग देखते हैं। इज का प्रयोग कहाँ होता है, तो इज का प्रयोग दिस, दैट, ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो। आपने इससे पहले पढ़ चुका है कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। बच्चों यहां पर है इज का प्रयोग कहां होता है, तो इज का प्रयोग है ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी होगा, जैसे राम होगा, मोहन होगा, गीता होगा या फिर अदर पानी हुआ, कुछ भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। जैसे कहते हैं राम है तो सिर्फ राम एक ही आदमी का नाम रहेगा, तो वहां पर वह सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। राम चालाक है तो क्या लिखेंगे, राम इज क्लेवर। लेकिन वही रहेगा राम और मोहन चालाक है, तो वहां पर क्या होगा, राम एंड मोहन। उसके नाम है राम भी, नाम है मोहन भी, लेकिन जिस बीच में जो और लग गया है, इसमें यहाँ पर राम और मोहन जो है दो व्यक्ति का बोध कराता है, इसलिए वहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और उस समय लिखेंगे क्या, राम एंड मोहन आर क्लेवर। तो बच्चों आपने क्या सीखा, इज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। अब चलते हैं आर का प्रयोग कहाँ होता है, तो देखिए आर का प्रयोग होता है वी, जिसका मतलब होता है हम लोग, और यू जो है उसका प्रयोग सिंगुलर रूप में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। यानी यू का अर्थ आप क्या होता है, आप होता है, तुम भी होता है, आप लोग भी होता है, तुम लोग भी होता है। यानी यू का अर्थ सिंगुलर में भी होता है, यानी आप और तुम जो सिंगुलर है वहां पर भी उसका अर्थ क्या होता है, यू। और आप लोग, तुम लोग,
उसका भी अंग्रेजी क्या होता है, यू ही होता है। यानी यू जो है सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है और प्लूरल नंबर में भी प्रयोग होता है। लेकिन यू सिंगुलर के रूप में हो या फिर प्लूरल के रूप में हो, यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा। यानी हम यू को हमेशा यही मान के चलते हैं कि वह प्लूरल नंबर ही है, भले ही वो सिंगुलर नंबर में कभी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। फिर है दे, माने होता है वे लोग, तो इसके साथ आपका क्या होगा, या किसी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। कोई भी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ कौन सी का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। और तो आपने देख लिया आई का प्रयोग आई के साथ एम का प्रयोग होता है, यानी जब सब्जेक्ट आई रहेगा तो किसका प्रयोग होगा, एम का। इच का प्रयोग दिस दैट ही सी इट, या फिर कोई सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो इज का प्रयोग होगा। वहीं पर आर का प्रयोग कहाँ होगा, वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल नाउन है तो उसके साथ आप आर का प्रयोग करोगे। लेकिन किस में, वैसे सेंटेंस जो प्रेजेंट टेंस में हो, यानी उस वाक्यांत में है हूं, है लगा हुआ हो। अब चलते हैं वाज और वेयर का प्रयोग। तो वाज का प्रयोग कहाँ होगा, जिस वाक्य के अंत में था थे थी लगा हो, यानी सिंपल जो वाक्य आपका पास्ट टेंस में हो, तब वाज का प्रयोग जो होता है कहाँ होता है, तो आई के साथ आई तथा आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, या किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है। यानी कोई भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर आई, ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब उसके साथ आप किस चीज का प्रयोग करोगे, वाज का प्रयोग करोगे। कब, जब वाक्य आपका किस पास्ट टेंस में हो, यानी वाक्य के अंत में था थे थी लगा हुआ हो, तब आप वहां पर किस का प्रयोग करोगे, वाज का प्रयोग करोगे। और वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो वी, दे, यू, या किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर का प्रयोग कहाँ होगा, जब वाक्य का सब्जेक्ट जो हो, क्या हो, वी, दे, यू हो, या कोई प्लूरल नाउन है, प्लूरल कोई सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी में देख लिया कि लिखा हुआ है थे, तो हम थे के जगह के लिए हम वेयर का प्रयोग कर देंगे। ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। क्यों, क्योंकि हिंदी में हम कोई बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें हम आदर का भाव दिखाने के लिए हम उनके साथ थे का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखते हैं, राम अयोध्या के राजा थे, ऐसा नहीं लिखते हैं कि राम अयोध्या के राजा था। तो यहाँ पर आप सिर्फ थे देखकर ही राम के साथ वेयर का प्रयोग कर देते हो, तो वह गलत होगा। आपको था, थे, थी पर नहीं जाना है हूँ, है पर नहीं जाना है। आपको वाक्य का
सब्जेक्ट देखना है कि आपका वाक आपके वाक का सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वाक का सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वाक के अंत में थे ही क्यों नहीं लगा हो, तो हम थे पर नहीं ध्यान देंगे, थे को हम इग्नोर कर देंगे। हम वाक का सब्जेक्ट देखेंगे। अगर वाक मेरा सिंगुलर नंबर का है, वाक का सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर नंबर का है, तो हम बेहिचक उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, न कि वेयर का। तो क्या बच्चों आप लोग क्या सीखा कि अगर वाक का सब्जेक्ट वी, दे, यू या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम क्या लगेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। और जब वाक का सब्जेक्ट आपका आई, ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं हम शैल और विल के ओर। अगर वाक का सब्जेक्ट आई है, आई या वी है, तो आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। शैल का प्रयोग करेंगे। अगर किसी वाक का सब्जेक्ट क्या है, आई और विल है, आई और वी है, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। और अगर वाक का सब्जेक्ट आई और वी को छोड़ के कोई अन्य है, जब वाक का सब्जेक्ट आपका आई और वी न रहे, यानी आई और वी को छोड़कर कोई दूसरा है, तो उसके साथ आप विल का प्रयोग करोगे। तो आज का क्लास बस यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।